साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे। जो प्रश्न आपके सामने हैं इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो आगामी एग्जाम्स में आपके काम आएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपीएससी, आरपीएससी और ये जो एजेंसी और चयन बोर्ड और एसएससी सारी एग्जाम में यूजफुल हैं। आपको मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस टाइप का आप ढंग से समझने का प्रयास करें। समझ करके पढ़ें साथियों, रट करके नहीं पढ़ें। पढ़ाई का पहला सूत्र है कि किसी भी चीज को हम समझ करके पढ़ेंगे तभी हम आगे सफल होंगे। रट कर पढ़ी हुई चीज भूली जा सकती है, लेकिन जो समझ कर या अंडरस्टैंडिंग करके जो चीज पढ़ी जाती है वो कभी भूली नहीं जा सकती। तो साथियों हमारा आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। अब जो प्रकाश स्तंभ है निरंतर लाइट कर रहा है, इसका मतलब यह सक्रिय ज्वालामुखी है। ये नाम है स्ट्रोम्बोली और ये सक्रिय है। सक्रिय वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली के निकट है माउंट पोपा। ये डोरमेंट टाइप का है, यानी ये सक्रिय नहीं है, प्रक्षुप्त। इसका हिंदी शब्द थोड़ा कठिन है, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है और इंग्लिश में इसको डोरमेंट कहते हैं। डोरमेंट आप कभी बैंक गए हैं तो देखना कि बैंक में जो अकाउंट जिसमें लेन देन नहीं होता 2-3 साल, उसको डोरमेंट कर दिया जाता है। बंद नहीं होता, वो डोरमेंट होता है। तो ये डोरमेंट कंडीशन में है माउंट पोपा। ये म्यांमार का ज्वालामुखी है, म्यांमार का ज्वालामुखी का नाम है माउंट प्योपा। फिर आता है साथियों बैरन द्वीप। ये ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है और ये अपने अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप समूह है। ये कई द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार में। इसके बाद आता है नारकोंडम ज्वालामुखी। ये अपने इसी में है अंडमान निकोबार में। ये डोरमेंट टाइप का ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी ये डू हो गए अंडमान निकोबार। डू का मतलब यही हो गया ऊपर वाला। फिर आ गया ओजस डेल शेलाडो। ये साथियों डोरमेंट टाइप के जो ज्वालामुखी है उनमें सबसे विश्व में सबसे ऊंचा है। हालांकि ये सक्रिय ज्वालामुखियों में ऊंचा नहीं है, सबसे हाइट पर है ये डोरमेंट में, प्रक्षुप्त में। ये चिली और अपने अर्जेंटीना के बीच में है, अर्जेंटीना एंड चिली के बीच। और ये महाद्वीप कौन सा हो गया? महाद्वीप हो गया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रजाति के पक्षी यानी सबसे ज्यादा स्पीशीज के पक्षी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। फिर है साथियों ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। पहली बात तो जो कैंडिडेट्स ज्योग्राफी बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए ग्लेशियर एक नया शब्द है। ज्योग्राफी वालों के लिए ये चाइल्ड्स प्ले, बच्चों जैसा खेल है। ग्लेशियर साथियों कहा जाता है ऐसे जो झरने हैं या ज्वालामुखी टाइप की जो वस्तुएं हैं जिनसे लगातार गर्म जल निकलता है, उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। जिनसे लगातार गर्म जल निकले उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न कब पड़ जाए और मैं प्रयास कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझाऊं। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर ये साथियों अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में कौन सा ग्लेशियर है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। अब ग्लेशियर की हमने परिभाषा इसी तरीके से समझ ली कि जिनसे लगातार गर्म जल के फुहारे निकलते हैं उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। फिर आता है साथियों कोहे सुल्तान। यह एक डोरमेट ज्वालामुखी है। कोहे सुल्तान
जो ईरान में है, अभी जो वार चल रहा है अमेरिका का और इसका ईरान का, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर के, उस क्षेत्र में ही ये ज्वालामुखी है और ये समाचारों में आजकल चर्चित है। कोहे सुल्तान 10,000 ज्वारों की घाटी, ये साथियों अलास्का यूएसए में है। अमेरिका में हमें पता है कि अमेरिका में 50 प्रांत हैं, 50वां प्रांत अलास्का है जो अमेरिका ने कभी रूस से प्राप्त किया था। ये अमेरिका के एकदम लास्ट में है। भूकंपों का देश ये जापान है। वैसे भूकंपों वाला महासागर यदि पूछा जाए, ओशियन पूछा जाए, उसका जवाब है प्रशांत महासागर। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यानी फायर ऑफ रिंग्स यानी अग्निवलय किस महासागर में पाए जाते हैं, तो उसका जवाब भी प्रशांत महासागर है। तो साथियों प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है जापान, याद रखें। इंडोनेशिया और अपने ये जापान, ये प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं, यानी समुद्र के अंदर ये टापुनुमा देश है। तो सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं, वो है जापान। बूढ़ों का देश भी जापान है, यानी जापान के लोगों की औसत आयु यानी जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया भूकंपों का देश जापान, जहां एक वर्ष में 1500 भूकंप आते हैं लगभग। कितने भूकंप आते हैं? 1500 भूकंप। फिर भी भूकंपों से ये पीड़ित नहीं रहता, अपने आप को एक नए नौजवान की तरह ये वापस खड़ा कर लेता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ये साथियों इस जल डमरू मध्य के ऊपर, इस पर अधिकार के लिए संघर्ष हो रहा है। ईरान ने यहां से जो गुजरने वाले जहाजों को, जो ज्यादातर व्यापारिक जहाज होते हैं, उनको रोक दिया है और विश्व की तेल सप्लाई इससे बाधित हुई है। और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का भी ओमान बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ओमान इसी जलडमरू मध्य के पास है। एलएनजी यानी ये जो प्राकृतिक गैस है, उसका भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राकृतिक देश ओमान है। तो ओमान और खाड़ी के देशों से जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वर्ल्ड को एक्सपोर्ट हो रहे थे, अब वो एक्सपोर्ट वहां से रुक गया और अचानक क्रूड की और इस पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ गई। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया था, यह तिथि भी आ सकती है कि अमेरिका ने कब इस युद्ध को शुरू किया, ईरान के वाले युद्ध को। बीच बीच में ये युद्ध कई बार समझौते भी हुए, रुकते रहे, लेकिन अभी ये नहीं लगता कि ये रुकेगा, क्योंकि दोनों पक्ष इसी प्रकार से लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। तो ये साथियों हॉर्मुज जल डमरू मध्य किसको कहते हैं? दो समुद्रों या दो महासागरों या दो खाड़ियों को जोड़ने वाला एक जल मार्ग होता है, उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। जैसे पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, जो मनार, और वैसे मनार की खाड़ी भी है। डोवर जो जल संधि है, इसको हिंदी में जल संधि भी कहते हैं, वैसे इस जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट कहा जाता है। डोवर है वो इसके फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पड़ता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट की। ये कौन सी दो खाड़ियों के बीच में? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, यानी इसका ईरान का जो पुराना नाम है वो फारस है, पर्सिया भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ओमान की खाड़ी मतलब ओमान दक्षिण में पड़ता है, ईरान इसके उत्तर में पड़ता है, और दोनों के बीच में ये पाक ये जो जलडमरू मध्य है, हॉर्मुज है ये। मन्नार की खाड़ी ये भारत और श्रीलंका के बीच है। फिर आता है पंजाकार डेल्टा, यानी पक्षियों के पैर के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये साथियों नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी का डेल्टा, और ये देश है यूएसए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका जवाब है बियर्ड मोर। क्या नाम है? बियर्ड मोर। यह हिमनद पड़ता है साथियों अंटार्कटिका में।
अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो निर्जन है, यानी वहां कोई जनसंख्या नहीं रहती, बर्फीला क्षेत्र है। वहां वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिमनद है, उसका नाम है बियर्ड मोर। वैसे हम भारत की चर्चा करें तो भारत के जो ज्यादातर हिमनद है वो अपने पड़ते हैं इसमें ट्रांस हिमालय में, यानी हिमालय का जो एकदम उत्तरी भाग है उसको ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी उसको कह सकते हैं, तो वहां पड़ते हैं। उसमें जैसे बाल्टारो है, अपना ये सियाचिन ग्लेशियर है, एक बर्फे ग्लेशियर है, इस प्रकार के ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। फिर है भारत का रूर। रूर साथियों जर्मनी की एक नदी है और उसके किनारे कोयला निकला करता है, बहुत से खनिज निकलते हैं। तो भारत का रूर है ये छोटा नागपुर पठार, और इसका अधिकांश हिस्सा झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार ये खनिज प्लस है, खनिज उत्पादन के कारण यह विख्यात है और सबसे ज्यादा यहाँ कोयला निकलता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पोर्टवार का पठार। पोर्टवार का पठार कहां पड़ता है? ये पाकिस्तान में है। सरक्रिक ये एक दलदली क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है। अक्सर ये आता रहता है, न्यूज में भी रहता है। भारत एंड पाक के बीच दलदली क्षेत्र। दलदल का जानते हैं आप, जैसे ये हो गया कीचड़नुमा। अभी जैसे भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और वैसे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है यानी इकोनॉमिक कैपिटल है वो है कराची। कराची बंदरगाह है और ये इधर ही पड़ता है अपने सिंध प्रांत में, यानी अपना ये जो बॉम्बे है इससे इसकी कराची की ज्यादा दूरी नहीं है। फिर आगामी हम क्वेश्चन ले रहे हैं सहारा डेजर्ट। आप इनको लिख चुके हैं। सहारा डेजर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। ये वर्ल्ड के 11 देशों में है, यानी विश्व का सबसे बड़ा ये है डेजर्ट, और ये गर्म मरुस्थल है, ठंडा नहीं है साथियों। जैसे लद्दाख का जो मरुस्थल है भारत में वो ठंडा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा। और इसका महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका के 11 देशों में है। अफ्रीका के 11 देशों में। ये कई बार किताबों में 10 भी उतर आता है साथियों। 2011 में जब सूडान एक अफ्रीकी देश है उसका विभाजन हो गया था, एक सूडान रह गया, एक दक्षिण सूडान उससे बन गया। तो अब इसमें हम जवाब लिखेंगे 11 देश है इसके। फिर है साथियों खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? हम जानते हैं कि जमाव जमी हुई चट्टानों में ऊपर जिनके दबाव रहता है, भूगर्भ में उथल पुथल जो हुई थी, टर्बुलेंस हुई थी, उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो खनिज तेल जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोलियम यानी पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान। पेट्रा का अर्थ क्या होता है? चट्टान, यानी जो तेल चट्टानों से निकलता है उसको हम साथियों पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम में डीजल, मोम, पैराफिन, ये कई प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, कोलतार, बिटुमिन, ये डीजल भी है। तो पेट्रोलियम खनिज तेल की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये चट्टानें हैं औषधि चट्टानें। कौन सी हैं? औषधि चट्टानें। और इनको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री चट्टानें। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री चट्टानें। जहां तक संभव हो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें साथियों। कई बार पेपर्स में देखा है कि हिंदी वाला नहीं देख करके इंग्लिश में इंग्लिश छाप देते हैं, और हिंदी के पेपर में इंग्लिश का हूबहू हिंदी करके छाप देते हैं, अनुवाद करके नहीं छापते। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो कृपया जहां तक आप इंग्लिश के वर्ड पकड़ सकें तो आप अंग्रेजी के शब्दों को भी साथ में याद रखें कि सेडिमेंट्री चट्टानें क्या है। फिर हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की जो परतें हैं साथियों। पृथ्वी की 3 प्रकार की परतें हैं। एक परत का नाम है सियाल, ऊपरी जो है, और दूसरी है सीमा, और तीसरी है नीफे। पहली परत है साथियों सियाल, यह सबसे ऊपरी परत है। अब हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम हल्का पदार्थ होता है। एल्यूमिनियम से हवाई जहाज बनाया जाता है। यदि हवाई जहाज लोह का बनाया जाता है तो उड़ नहीं पाता, क्योंकि लोह बहुत भारी होता है। तो हल्की धातु देख करके एल्यूमिनियम का बनता है हवाई जहाज। गौर करना,
क्योंकि हल्का धातु है। तो इसमें कौन कौन सी परतें हैं, पदार्थ है इसमें? एक तो सिलिका, सिलिका का अर्थ होगा रेत, प्लस होगा इसमें एल्यूमिनियम। यानी इन दो शुरुआत के शब्द है ये सियाल, SI और AL, इनको मिलाकर के ये परत बना दी सियाल। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। फिर जो मध्य परत है यानी ऊपर वाली के जो नीचे है उसका नाम है साथियों सीमा। इसमें क्या है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये इस परत में है। ये एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम थोड़ा भारी होता है तो इसलिए से नीचे चला गया। फिर तीसरी परत आती है निफे, ये थर्ड परत है पृथ्वी की। निफे का नाम क्या है साथियों? निफे में कौन से पदार्थ हैं, कौन से मेटल्स हैं? तो वो मेटल्स हैं निकल। ये पृथ्वी की एकदम आंतरिक परत है, यानी आंतरिक या नीचे की, सबसे जो नीचे की परत है उसका नाम है निफे। इसमें कौन से पदार्थ है? निकल प्लस फेरस। फेरस कहते हैं साथियों लोहे को, और निकल हम जानते हैं निकल का हिंदी में निकल ही है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं साल्ट रेंज। यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पर्वतों के भी अलग अलग वो क्लासिफिकेशन है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है साल्ट रेंज। ये कहां है? ये साथियों पाकिस्तान में है। फिर आता है सियरा नेवदा। सियरा नेवदा वर्ल्ड का एक नवीन पर्वत है और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये किस प्रकार का पर्वत है? USA का है नवीन एवं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक किसको कहते हैं कि जैसे ये ऊपर नीचे से उठना शुरू होता है, ऊपर जाकर के एकदम फ्लैट हो जाता है, यानी इसका विकास रुक जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। इस पर्वत को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। इसका उदाहरण जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, भारत का जो सतपुड़ा पर्वत है मध्य प्रदेश में है, और अपना जो विंध्याचल है, विंध्याचल के आगे पर्वत लगाना गलत है हिंदी की भाषा, हिंदी के आधार पर, क्योंकि अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो सियरा नेवदा अमेरिका का एक नवीनतम पर्वत है। लटकती घाटियां साथियों, ये कहां पाई जाती हैं? लटकती घाटियां ये भी अमेरिका में ही पाई जाती हैं। इसी पर्वत, ये जो बर्फीला पर्वत है, इसके आसपास जो घाटियां हैं ये है लटकती घाटियां। बर्फ के इस प्रकार लटकते हुए झूमर टाइप बन गए हैं। और इसका एक उदाहरण है थोसेमाइट घाटी। कौन सी घाटी है? थोसेमाइट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब इंस्पेक्टर की जो 2021 के एग्जाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हूबहू है, तो इनको ध्यान से देखें। आपका जो CET हो रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ें। ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सभी जानते हैं कि 100 कौन सा पर्वत महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बिल्कुल शांत है वो। तो वो पर्वत है अपना महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत की मैंने परिभाषा आपको बता दी कि उठने के बाद ये ऊपर से एकदम सपाट हो जाते हैं, समतल हो जाते हैं, उन पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इसके उदाहरण है एक तो सियरा नेवदा है अमेरिका का, ये USA हो गया, और साल्ट रेंज है पाकिस्तान की, वो भी इसका उदाहरण है सतपुड़ा भारत का, और एक विंध्याचल संधि छेद करें तो विंध्यधन अचल हो जाता है। फिर आता है साथियों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये यूरोप में पड़ती है, इसका नाम है एंडीज। क्या नाम है इसका? नाम है एंडीज। फिर हम जो नहर की चर्चा कर रहे हैं, नहरें राजस्थान में या भारत में या वर्ल्ड में जो भी हैं उनका भी आपके सिलेबस में एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम जो विश्व की जो नहरें हैं और एक NW48 की चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाटरवे। इसका पूरा नाम है NWW, नेशनल वाटरवे संख्या 48। ये कहां पड़ता है? ये अपने राजस्थान में है। अब चर्चा आप विश्व में करेंगे, आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान में तो एक भी नहर
इतनी बड़ी नहीं है, तो हम कहाँ से इस को वाटरवेज को चलाएंगे। तो ये साथियों एक कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल है, इसको सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे स्वेज नहर। कौन सी नहर की? स्वेज नहर। तो ये किसके कंट्रोल में है? पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये साथियों मिस्र के नियंत्रण में है, और ये विश्व का बहुत ही व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक मार्ग इसलिए कहेंगे क्योंकि यात्री तो हवाई जहाज से उड़ते हैं, और जो भी सामान है, लगेज है, वो जहाजों के यानी शिप के द्वारा आता है। विश्व में और भारत में सबसे जो सस्ता इसका सामान का कैरेज का जो साधन है वो है साथियों शिप या पानी के जहाज। तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इनके बीच स्वेज नहर है। फिर साथियों हम चर्चा करते हैं पनामा नहर। पनामा नहर, अब पनामा को आप अंग्रेजी में लिखे PANAMA से लिखा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? P ले लें और A का मतलब अटलांटिक ले लें। P का मतलब हो गया पैसिफिक और A का मतलब हो गया अटलांटिक। अटलांटिक जो महासागर है, ये प्रशांत को कहते हैं अंग्रेजी में, और ये हो गया अटलांटिक। यानी इन महासागरों को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है? पनामा नहर। अभी स्वेज की हम चर्चा करते हैं कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किसने किया था? तो साथी वो कर्नल नासिर था मिस्र का, इसने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। स्वेज, इसको मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे भारत को इंडिया कहते हैं, वैसे इसका भी एक अलग नाम है, वो है इजिप्ट। अभी हम पनामा नहर की बात कर रहे थे। पनामा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और एक इसकी और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें लॉक सिस्टम है। एकमात्र नहर है जिसमें अपने आप का एक लॉक सिस्टम है, वो है साथियों पनामा नहर। फिर हम चर्चा कर रहे हैं एटलस पर्वत। ये किस महासागर में है? किस महाद्वीप में? एटलस पर्वत, ये अफ्रीका में है। इसके बाद आगामी अपना प्रश्न है विच्छेदित पठार का भारत में कौन सा उदाहरण है? विच्छेदित का अर्थ होता है कटा फटा, विच्छेदन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसेक्शन। साइंस के बच्चे जानते हैं क्योंकि डिसेक्शन वो करते हैं। तो विच्छेदित पठार का उदाहरण कौन सा है? वो है भारत में विच्छेदित पठार है असम का पठार। विच्छेदित पठार का उदाहरण है असम का पठार। फिर आगामी हम क्वेश्चन ले रहे हैं जीर्ण पठार। जीर्ण का अर्थ होता है जीर्ण शीर्ण, यानी बहुत कमजोर, बुढ़ा, उसको हम कहते हैं जीर्ण। तो जीर्ण पठार का भारत में कौन सा उदाहरण है? आप लिखते रहें। जीर्ण पठार का उदाहरण है रांची का पठार। और भारत में यह सबसे ज्यादा किस चीज का पैदा करता है? लाख पैदा होती है। लाख जो एक लेसिफर लेका नामक कीट से प्राप्त होती है, वो सबसे ज्यादा जो कीट है वो उस जिस पेड़ पर पाया जाता है, वो पेड़ रांची के पठार में पाए जाते हैं। रांची झारखंड की राजधानी है। फिर आता है साथियों फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट क्या होते हैं? पहले तो इनकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फ्योर्ड तटों का उदाहरण क्या है? फ्योर्ड तट होते हैं समुद्र के वो तट जो तट का अर्थ किनारा या बैंक, इंग्लिश में इसको बैंक कहते हैं, जो बर्फ के कारण ज्यादातर समय ढके हुए रहते हैं या कट फट जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्योर्ड तट। तो फ्योर्ड तट है साथियों, सबसे ज्यादा फ्योर्ड तट जो है वो नॉर्वे में है। किस देश में है? नॉर्वे में है। और अटलांटिक का ये किनारा है। और इसमें एक चर्चा हम और कर रहे हैं, मध्य रात्रि का सूर्य। ये कौन सा देश है? मध्य रात्रि का सूर्य, ये है नॉर्वे। नॉर्वे, स्वीडन में भी फ्योर्ड तट है। नॉर्वे और स्वीडन, ये दो देश जो हैं इनमें फ्योर्ड तट है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीन देश हैं जिनको स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। कौन से देश है? स्कैंडिनेवियाई देश। यानी ये जो फ्योर्ड तट है, बर्फ के द्वारा जो कटे फटे हो गए हैं, वो सिर्फ नॉर्वे और स्वीडन में है। जबकि हम स्कैंडिनेवियाई देश में चर्चा कर रहे हैं, वो तीन देश हैं साथियों, नॉर्वे,
स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड इसको हम एक फनलैंड भी कह सकते हैं, बहुत खुशनुमा देश है। और विश्व का जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है या विश्व खुशी सूचकांक है, उसमें 1 नंबर पर कौन सा देश है? फिनलैंड। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट कौन सा है? ये साथियों फिनलैंड, जहां के इसमें लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते, लोग बड़े शांत होते हैं, उनका बीपी थोड़ा ठीक रहता है, खुश मिजाज के वो लोग हैं। तो साथियों आज के इसे जो अपने वीडियो में हमने बहुत से वर्ल्ड के ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको छूने का प्रयास किया है। आप इनको ध्यान से पढ़ें, समझें, ताकि मुझे भी खुशी हो कि बच्चों को मैंने गाइड किया और बच्चे सफल हो गए। आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।